नमस्कार। उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां लगातार कांग्रेस निकाय चुनाव की देरी को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है और लगातार सरकार पर निकाय चुनाव की देरी को लेकर आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक और देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली कांग्रेस के हमलों पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद चमोली ने निकाय चुनाव में हो रही देरी और कांग्रेस के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि निकाय चुनाव समय पर हो जाए, पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एकल रिपोर्ट आनी थी वो आ नहीं पाई थी और ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये रिपोर्ट चाहिए। ओबीसी आरक्षण का क्या रूप होगा ये अब सरकार को तय करना है। जैसे ही ये धरातल पर आ जाएगा उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार हो रही देरी में कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठाती रही है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करवा रही है। लेकिन आज अब विनोद चमोली ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा है कि विनोद चमोली निकाय चुनाव में हो रही देरी और कांग्रेस के सवालों पर जवाब देते हुए बोले कि हम तो चाहते हैं कि निकाय चुनाव समय पर हो जाएं, पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एकल रिपोर्ट आनी थी वो आ नहीं पाई है और ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये रिपोर्ट चाहिए। ओबीसी आरक्षण का क्या रूप होगा ये अब सरकार को तय करना है। जैसे ही ये धरातल पर आएगा उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार कोर्ट में थोड़े और समय की मांग को लेकर जा सकती है। चुनाव की तैयारी के लिए सरकार को थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन सबके बीच में कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव की देरी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनाव 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे। 3 बार प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में यह हलफनामा दायर कर चुकी है कि हम सही समय पर चुनाव करवाएंगे, लेकिन वह सही समय कब आएगा किसी को पता नहीं है। आपको लगा दें कि निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है और वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार कोर्ट में थोड़े और समय की मांग को लेकर जा सकती है और जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो सकती है। लेकिन सबके बीच में कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव की देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनाव 1 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे। 3 बार प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में यह हलफनामा दायर कर चुकी है कि हम सही समय पर चुनाव करवाएंगे, लेकिन वह सही समय कब आएगा ये किसी को भी पता नहीं है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हार के डर से सरकार चुनाव में देरी कर रही है। वहीं विनोद चमोली का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में देरी हो रही है। इसमें आखिर कितनी सच्चाई है और क्या सिर्फ यही एक कारण है देरी का? नहीं, बिल्कुल। अगर बात करें हम निकाय चुनाव की तो फिलहाल ये लग रहा है कि निकाय चुनाव अब कुछ और समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो कहा जा रहा था कि 25 जो दिसंबर है उससे पहले प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव करवाना है। कोर्ट भी कह रहा था कि चुनाव करवाना है, लेकिन अब अभी तक आरक्षण तय नहीं हुआ है और सरकार आरक्षण को लेकर जो है वो अब कोर्ट में अपना पूरा रूपरेखा रख सकती है कि अभी हमें आरक्षण कराना है, इसलिए अभी हमें थोड़ा और समय की, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से थोड़ा और देरी होने की पूरी संभावना जो है वो लग रही है और इसी को लेकर विपक्ष पक्ष दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने हैं। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जानबूझ के नहीं करवाना चाहती है क्योंकि सरकार को लग रहा है कि वो हार सकती है, और सरकार की तरफ से अगर बात करें तो वो सीधे यही बयान दे रहे हैं कि अभी आरक्षण होना है, जब आरक्षण होगा उसके बाद ही चुनाव हो पाएंगे। कांग्रेस के सवालों में आखिर कितना दम है इस समय? क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। हमारा संपर्क बीच में टूट गया, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड में कई संशोधन की पैरवी भी करी है। शादाब शम्स लगातार इस बात को बोलते रहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन कई बड़े लोगों दरवाजे के द्वारा कब्जे में ली गई है। कुछ परिवार हैं जो जमीनों को वक्फ के नाम पर हड़प रहे हैं। इसके साथ ही वह लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच की मांग भी करते रहते हैं। इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि अब शादाब शम्स ने एक बड़ी मांग रख दी है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों को वक्फ भूमि आवंटित की जाए। इस प्रस्ताव को उन्होंने बोर्ड के सामने रख दिया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक में बोर्ड ने तर्क दिया है कि सैनिकों की पहचान धर्म से नहीं की जानी चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि जब वक्फ की जमीन दूसरों से छीन ली जाती है तो इस देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को क्यों नहीं आवंटित की जाती। बोर्ड ने कहा कि इन बहादुरों के परिवारों का समर्थन करना वक्फ बोर्ड सहित पूरे देश की जिम्मेदारी है। वहीं शादाब शम्स से जब इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोर्ड में क्या बातचीत हुई है ये मैं मीडिया के सामने नहीं रख सकता, लेकिन जहां से भी यह जानकारी आप लोगों को मिली है कि बोर्ड में ये बात रखी गई है तो इसमें बुराई क्या है। जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनके पेट में दर्द होता रहे। यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। जमीनें शहीदों के परिवारों को मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड में कई संशोधन की पैरवी भी कर रखी है। जहां शादाब शम्स लगातार इस बात को बोलते रहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन कई बड़े लोगों द्वारा कब्जे में ली गई है। कुछ परिवार हैं जो जमीनों को वक्फ के नाम पर हड़प रहे हैं। इसके साथ ही वह लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच की मांग भी करते रहते हैं। इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि अब शादाब शम्स ने एक बड़ी मांग कर दी है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों को वक्फ भूमि आवंटित की जाए। इस प्रस्ताव को उन्होंने बोर्ड के सामने रख दिया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक में बोर्ड ने तर्क दिया है कि सैनिकों की पहचान धर्म से नहीं की जानी चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि जब वक्फ की जमीन दूसरों से छीन ली जाती है तो इसे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को क्यों नहीं आवंटित किया जाता। बोर्ड ने कहा कि इन बहादुरों के परिवारों का समर्थन करना वक्फ बोर्ड सहित पूरे देश की जिम्मेदारी है। वहीं शादाब शम्स ने जब इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोर्ड में क्या बातचीत हुई है ये मैं मीडिया के सामने नहीं रख सकता, लेकिन जहां से भी यह जानकारी आप लोगों को मिली है कि बोर्ड में यह बात रखी गई है तो इसमें बुराई ही क्या है। जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनके पेट में तो दर्द होता रहेगा। यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। जमीनें शहीदों के परिवारों को मिलनी चाहिए, ये कहना था शादाब शम्स का। विद्यालय शिक्षा विभाग में अक्षम शिक्षकों के साथ ही अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान ने जानकारी दी कि अभी तक 3 जगह नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ शिक्षकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने से पहले शासनादेश के जितने भी नियम हैं उनका पालन जरूरी होता है। वहीं स्क्रीन कमेटी की एक बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह तय किया जाएगा कि जितने भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आते हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस साल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षकों के 2906 रिक्त पदों को भरने जा रही है। पिछले लंबे समय से प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भारी कमी को देखने के लिए मिल रही थी और इसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान
ने जानकारी दी और कि अब तक 3 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत 1840 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई है, जिसमें प्रथम चरण में 477, द्वितीय चरण में 899 और तृतीय चरण में 464 शिक्षक शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में चयनित शिक्षकों में से 119 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की चर्चा हो रही है। वहीं ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आरोप लगाया है कि बॉबी पवार ने ऊर्जा निगम में टेंडर को लेकर उनके साथ बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बॉबी पवार और उनके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब बॉबी पवार ने फेसबुक लाइव करके अपनी सफाई पेश की है। बॉबी पवार ने बताया है कि वह किस वजह से मीनाक्षी सुंदरम से मिलने गए थे। दरअसल उत्तराखंड में ऊर्जा और आवास की जिम्मेदारी देख रहे आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को उनके कार्यालय में ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। देहरादून एसएसपी को दी गई तहरीर के अनुसार बॉबी पवार नाम के युवक अपने 2 साथियों के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचे और आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इस दौरान उसने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से गाली गलौज भी शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी थी। आपको बता दें कि अब आईएएस की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है कि एक बॉबी पवार नाम के व्यक्ति ने उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में घुसकर उन्हें धमकी दी। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की ही चर्चा हो रही है और ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आरोप लगाया है कि बॉबी पवार ने ऊर्जा निगम में टेंडर को लेकर उनके साथ बदतमीजी भी की, जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद बॉबी पवार और उनके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बॉबी पवार ने फेसबुक पर लाइव करके अपनी सफाई पेश की है। बॉबी पवार ने बताया है कि वह किस वजह से मीनाक्षी सुंदरम से मिलने गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऊर्जा और आवास की जिम्मेदारी देख रहे आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को उनके कार्यालय में ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। देहरादून एसएसपी को दी गई तहरीर के अनुसार बॉबी पवार नाम के युवक अपने 2 साथियों के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचा और आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। इस दौरान उसने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से गाली गलौज भी शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उत्तराखंड में 38वें खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। ये खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। ये भी बताया गया है कि खेलों के सफल आयोजन को भारतीय ओलंपिक संघ ने 5 समितियों का गठन कर दिया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी GTCC का गठन होने से अब राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और इनके आयोजन स्थल पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत माह दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों की तारीख घोषित करने का अनुरोध किया था। तब इस पर संघ की अध्यक्ष PT उषा ने 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल कराने की सहमति दी। अब राष्ट्रीय खेलों की तिथि को विधिवत जानकारी दी गई है। ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। 2 महीने पहले पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में वनकर्मियों पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा मुख्य अभियुक्त गदरपुर में हुई पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। बाइक से भागने की कोशिश में घिरे अभियुक्त ने पुलिस पर 2 फायर किए थे। पुलिस की ओर से जवाबी फायर में पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गया। मामले में पुलिस अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 सितंबर को पीपल पड़ाव रेंज में
सागौन के पेड़ काट रहे तस्करों के साथ वनकर्मियों की मुठभेड़ हुई थी। तस्करों की ओर से फायरिंग में रेंजर रूप नारायण गौतम सहित 4 वनकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने रेंजर की तहरीर पर बाजपुर के हरिपुरा हरसान निवासी संगत उर्फ संगी, कुरमीत उर्फ गेजी, केलाखेड़ा के थापा नगला निवासी कुलदीप संदीप, केलाखेड़ा के ग्राम मुड़ैया हट निवासी सर्वजीत उर्फ सब्बी सहित अज्ञात पर केस दर्ज किया था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।